मेरी तो दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है और आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि इस दिवाली क्या बनाए। तो आज मैं आपको झटपट और आसानी से बनने वाली फराल और मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। एक ही वीडियो में आपको सारी रेसिपी मिल जाएगी और अपने परिवार और मेहमानों को खिलाकर ढेर सारी तारीफ पाए। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। है ना बहुत ही क्रिस्पी। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। नॉर्मली तो ये रेसिपी मैदे से बनती है, बट आज हम इसे गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 कप गेहूं के आटे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वज़न में देखा जाए तो टोटल ये 250 ग्राम आटा होगा और ये दूसरा कप। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, 1/4 कप तेल डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पिघले हुए घी का इस्तेमाल करें। तो इसे हम अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे। इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए ना आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो तेल जो है अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ये बाइंड हो रहा है। तो अब हमें बिल्कुल रोटी का जैसे आटा गूंथते ना उसी तरह का आटा गूंथ के लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को अच्छे से गूंथ के ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आटा जो है हमारा गूंथ कर रेडी है और इतना आटा गूंथने के लिए मुझे यहाँ पे टोटल 1 कप पानी लगा है। अब हम इसे कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है हम यहाँ पे एक साटा रेडी कर लेते हैं। तो साटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। आप चाहो तो डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हम 1 बड़ा चम्मच आटा ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे आटे से ही साटा बना रही हूँ। अगेन अगर आप मैदे से बना रहे हो तो आप यहाँ पे मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे जिससे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। ये देखिए बिल्कुल बटर यानी कि मक्खन की तरह हमारा जो साटा है बनकर रेडी है। इसी तरह का ये स्मूथ होना चाहिए। तो आटे ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा हल्का सा फिर से इसे गूंथ लेते हैं और चिकना कर लेते हैं। आटे को जो है किचन सरफेस पे ले लेते हैं। मेक श्योर कि आपका जो किचन सरफेस है वो अच्छे से क्लीन रहे। अब हम इस तरह से इसका लंबा रोल बनाएंगे और इसके सेम साइज़ के 5 लोई कट करके ले लेंगे। तो सारी लोइयों को मैं फिर से बाउल में रख रही हूँ। 1 लोई लूँगी और बाकी के लोइयों को मैं ढक कर रखूँगी जिससे कि आटा जो है वो ड्राई ना हो। हल्का सा सूखा आटे का इस्तेमाल करेंगे और जैसे बिल्कुल हम रोटी बेलते हैं ना उसी तरह की हमें एकदम पतली रोटी बेलनी है। आपकी रोटी जो है एकदम परफेक्ट गोली होनी ज़रूरी नहीं है। जैसी भी आप बेल सकते हो आप बेलें, बट इसका पतला होना ज़रूरी है। तो देखिए रोटी बेलकर बिल्कुल रेडी है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 5 रोटियों को बेलकर रेडी कर लिया है। तो अब हम करेंगे कि एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर साटे को जो है अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो इसे मैं ब्रश से लगा रही हूँ, आप चाहो तो हाथों से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। इस साटे की पतली लेयर हमें पूरे रोटी पे लगानी है। अब हम दूसरी रोटी लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे और अब हम बिल्कुल उसी तरह से इसके ऊपर भी पूरे साटे की एक लेयर लगा लेते हैं और इसी प्रोसेस को हमें लगातार करते रहना है। आपको इस तरह का साटा नहीं बनाना या फिर आप मैदा बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसका ऑप्शन ये है कि जहाँ पे मैंने साटे का इस्तेमाल किया ना वहाँ पे आप क्या करें, बिल्कुल इसी तरह से रोटियाँ बेलकर रेडी करें और उसके ऊपर से ना आप घी या फिर तेल को ना अच्छे से स्प्रेड करें। पतली सी लेयर तेल या घी की लगाएं। थोड़ा सा सूखा आटा है उसको भी अच्छे से स्प्रिंकल करें, फिर रोटी को रखें, फिर उसके ऊपर आप फिर से तेल, फिर सूखा आटा, फिर रोटी, इस तरह से आप लेयर बनाते जाएँ। तो उससे भी काफ़ी अच्छे लेयर पड़ते हैं। इतनी लेयर्स एकदम आपके खुलेंगी नहीं, बट लेयर जो है वो पड़ेंगी ज़रूर। तो अगर आपको बिल्कुल मैदा इस्तेमाल नहीं करना है और इस तरह का साटा इस्तेमाल नहीं करना है तो ये आपके लिए एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने 5 रोटियों को एक के ऊपर एक लेयर वाइज लगा लिया है साटा लगाकर। लास्ट की जो रोटी है उसके ऊपर फिर से हम पूरा जो बचा हुआ है उसे भी लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना मैंने साटा बनाया था उतना सारा का सारा इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जितनी क्वांटिटी मैंने बोली है आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें लें। अब हम करेंगे इसे हम इस तरह से टाइटली फोल्ड करेंगे और इसका एक रोल बना लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से इसी तरह से इसे रोल करते जाएंगे और इसका जो साइज़ है ना उसे लंबा करते जाएंगे। कहीं भी इसे प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से रोल करना है। दूसरा ये कि हल्का पतला हो जाएगा और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक दूसरे में अच्छे से चिपक भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा मैंने यहाँ पे रोल बना लिया है।
तो अब इसे कट करने का पार्ट आता है। तो सबसे पहले जो एजेस है उसे कट कर लेते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। अब हम करेंगे कि इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करते हुए जाएंगे। तो आप चाहो तो इसे थोड़ा मोटा रख सकते हैं, बट इससे ज़्यादा पतले आप ना रखें। मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ। आपको बिल्कुल इसमें लेयर्स नज़र आ रही होंगी, बट अभी जो लेयर नज़र आ रही है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये जब फ्राई होगा तब आपको अच्छे खासे लेयर इसमें नज़र आएंगे। तो अब हम एक एक करके इन्हें ले लेंगे, हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे और बेलन से भी इसे हल्का सा चला लेंगे, जैसे कि थोड़े से लंबे हो जाए, थोड़े से चपटे हो जाए और आपस में एक दूसरे से अच्छे से चिपक भी जाए। तो लगभग यहाँ पे 30 से 35 पीसेस बन के रेडी है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को ऑलरेडी गर्म करने रखा था, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा डाल देते हैं। तेल जो है हमें मीडियम हॉट चाहिए। देखिए ये तुरंत ही ऊपर नहीं आ रहा है, यानी कि परफेक्ट टेम्परेचर है। तो हमें इतना ही मीडियम हॉट तेल चाहिए। अब हम इन्हें एक एक करके तेल में छोड़ते जाएंगे। एक समय में आपके कढ़ाई या पैन में जितने आए आप उतने इसमें डाल सकते हैं। इनकी खासियत ये है कि तेल में जाते ही एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और आसानी से फ्राई हो जाते हैं। जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे अंदर से आटा जो पकता जाएगा, वैसे वैसे ये हल्का सा फूल भी जाएगा, साथ ही में इसकी जो परत है वो खुलती भी जाएगी। आँच को जो है हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। आँच को कहीं भी हमें धीमा या फिर तेज़ नहीं करना है। एक बैच फ्राई करने के लिए 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट कलर भी आ चुका है और ये चम्मच को क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये एकदम खाने में खस्ता है। आप इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप रोस्टेड चना डाल ली है। ये वज़न में लगभग 250 ग्राम यानी कि पाव किलो है। इसे दलिया भी कहते हैं और इसे रोस्टेड ग्राम दाल भी कहते हैं। क्योंकि हमें पेड़ा बनाना है तो इसका हमें पाउडर फॉर्म चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। इसमें ये सारा चना दाल है उसे डाल लेते हैं और इसका एकदम फाइन यानी कि एकदम बारीक पाउडर पीस लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बारीक पिसा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, तो लगभग 2 से 2.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे। इसके वजह से इसका जो फ्लेवर है काफ़ी बढ़ जाता है और एक खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैंने वही मिक्सी का जार लिया है जिसमें हमने चना दाल को पीसा था। तो इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को बारीक पीस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ बादाम के पीसेस लिए हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पे 10 से 12 काजू के भी पीसेस लिए हैं। तो इसका हम एकदम बारीक चूरा करके लेंगे। तो इसे भी हम बाउल में ऐड कर लेते हैं। पाव छोटा चम्मच इलायची का पाउडर है। पेड़े में इलायची होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका जो टेस्ट है काफ़ी बढ़िया आता है। तो आप इसे ज़रूर डालें। तो ये जो पाउडर इंग्रेडिएंट है सबसे पहले हम इन्हें अच्छे से मिला देते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आपके पसंद अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो आपके पास अवेलेबल है वो ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 4 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। घी को जो है एकदम मेल्ट करके नहीं लेना है और एकदम जमा हुआ घी नहीं लेना है। तो घी को अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से मसलेंगे जिससे कि पूरे आटे में घी अच्छे से लग जाना चाहिए। आप यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके लिए बेसन को जो है आपको अच्छे से धीमी आंच पे भूनकर लेना पड़ेगा जब तक कि उसका कच्चापन चला ना जाए। आप उसे कच्चा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आधा कप कंडेंस मिल्क है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है और आपको इसे चीनी से बनाना है तो चीनी को आप डायरेक्ट ना डालें, आप उसकी चाशनी बना लें और फिर थोड़ी थोड़ी करके इसमें मिलाएं और फिर आप उसके पेड़े बनाएं। नॉर्मली जो पेड़े होते हैं वो काफ़ी कलरफुल होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा येलोइश कलर इसको आ गया है। तो इसे हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितनी ज़रूरत पड़ेगी, जितना कलर हमें चाहिए उस हिसाब से ही हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप नॉर्मल फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए डो बिल्कुल बनकर रेडी है। मैंने जो सैफरन दूध था उसका सारा इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये आटे से छोटे छोटे साइज़ के लोई निकाल लेते हैं और फिर हम इसका इस तरह से बॉल बना लेंगे। हल्का सा दबा देते हैं। मेरे पास यहाँ पे चोको चिप्स है, इसे मैं इसमें रखूँगी और ये जो हमारी लास्ट वाली छोटी उंगली है उसे हल्का सा इसे इस तरह से दबा देंगे। देखिए पेड़े का शेप बन गया है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सारे पेड़े यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। टोटल 20 पेड़े बनकर रेडी है। तो 1.5 कप रोस्टेड चना दाल में आधा किलो पेड़े बनकर रेडी हो जाते हैं। बहुत ही कम मेहनत। और देखिए परफेक्टली पेड़े बने जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े से बाउल में आधा किलो यानी कि 500 ग्राम पोहा लिया है। सबसे पहले हम पोहे को रोस्ट करके लेंगे यानी कि भून कर लेंगे। इसके लिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें हम पोहा डाल देते हैं और आंच को हम धीमा रखेंगे यानी कि लो फ्लेम पे हमें इन्हें रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि नमी जाने के बाद इनका जो टेक्सचर है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में मैंने 2 कप तेल को गरम करने रखा था। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पीनट यानी कि मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली है। इसे तेल में डाल देते हैं। आंच को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे हल्का ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें तेल से निकाल कर डायरेक्टली जिसमें हमने पोहा रखा है उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सूखा नारियल लिया है जिसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट किया है। आप चाहो तो छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। अगेन आप अपने पसंद अनुसार इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसे भी निकाल कर डायरेक्टली पोहा वाले मिक्सर में डाल देते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चना दाल या फिर इसे दलिया भी कहते हैं, इसे भी हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हमें एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का फ्राई करके लेना है। ये भी हो चुका है तो फटाफट इसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 12 से 15 लहसुन की कलियाँ हैं जिन्हें मैंने छिलके के साथ लिया है और हल्का क्रश करके लिया है। फ्राइड गार्लिक का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है, बट अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें। साथ ही में मेरे पास 25 ग्राम काजू है, इसे भी मैं इसी के साथ डालकर हल्का सा भून लूँगी। ये देखिए काजू का भी जो कलर है अब चेंज होने लगा है, हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इन दोनों को निकाल लेते हैं और सेम पोहे मिक्सर में ऐड कर देते हैं। तेल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है तो आँच को हम एकदम धीमा करेंगे और फिर हम इसमें 25 ग्राम किशमिश डालेंगे। क्योंकि बहुत ही गर्म तेल में किशमिश को डाला, हो सकता है कि वो फूट जाए। तेल में जाते आप देख सकते हैं कि कैसे गुब्बारे जैसे किशमिश फूल गए हैं। तो इन्हें भी अब तुरंत निकाल लेते हैं। अगर आपके पास काजू या किशमिश नहीं है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, तो आप इन्हें भी स्किप कर सकते हैं। तड़का बनाने के लिए हमें गैस को ऑफ ही रखना है क्योंकि तेल हमारा अच्छा खासा गर्म है। तो सेम तेल में ही हम 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, इससे चिवड़े का फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच राई, 20 से 25 करी पत्ते, साथ ही में 7 से 8 मेरे पास हरी मिर्च थी जिन्हें मैंने 2 पार्ट में कट करके लिया है। चिवड़े का फ्लेवर और कलर बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। तो ये हमारा तड़का बनकर रेडी है। तो इसी गर्मा गर्म तड़के को हम इस पोहे के मिक्सर में डाल देंगे। अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इसको हल्का सा मीठापन देने के लिए यहाँ पे मेरे पास चीनी है, तो 1 छोटा चम्मच हम चीनी भी इसमें डालेंगे जिससे कि इसमें थोड़ा सा मीठा तीखा सारा फ्लेवर मिले। तो इसे मिलाने के लिए हम चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने चम्मच का इस्तेमाल किया तो पोहा जो है टूट सकता है। ये देखिए मैंने इस दिवाली ढेर सारा चिवड़ा बनाया, तो मैं खुद भी खाऊंगी, साथ ही में मेरे दोस्तों और परिवार को भी खिलाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन। इसे हम हाथों से थोड़ा सा मसल कर डालेंगे जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और भी खिलकर आएगा। आधा छोटा चम्मच कलौंजी यानी कि ऑनियन सीड्स, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी हम हाथों से हल्का सा मसल कर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, और 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं और इस तरह से हम हाथों से इन्हें मसलते जाएंगे जिससे कि हमने जो इसमें ऑयल डाला है वो सारे आटे में अच्छे से लग जाए और ये आटा जो है बिल्कुल इस तरह से बाइंड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाएंगे और एक सख्त आटा गूंद लेंगे। ये देखिए इसे मैंने गूंद लिया है और आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये टाइट डो होना चाहिए।
इसे गूंदने के लिए मुझे सिर्फ आधा कप पानी लगा है। तो ये हमारा आटा बिल्कुल गूंद कर रेडी है। तो अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। यहाँ पे आटे को भी रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे फिर से गूंद कर हल्का सा लूजन अप कर लेते हैं। तो इसे गूंदने के लिए मैं यहाँ पे किचन सरफेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेक श्योर कि आपका जो किचन सरफेस है वो अच्छे से क्लीन हो। अब हम इसके 2 समान हिस्से कर लेते हैं। इसे हम बाउल में ढक कर रख देंगे जिससे कि आटा जो है हमारा ड्राई ना हो। अब हम बिना किसी सूखे आटे का इस्तेमाल किए इसे बड़ी सी रोटी में बेलेंगे। इसे एकदम बिल्कुल राउंड ही होना ज़रूरी नहीं है, आप इसे जैसे चाहो बेल सकते हो, बट मेक श्योर कि ये एकदम पतली रोटी बेलें। कि हमने जो ये साटा बनाकर रेडी रखा है उसमें से साटा लेंगे और इस पूरी रोटी पे अच्छे से फैला देंगे। मेक श्योर कि किनारों पे भी अच्छे से साटा लग जाए। तो इसकी मैंने अच्छे से परत लगा दी है। अब हम इसे रोल करेंगे। रोल करते समय हमें एक बात का ध्यान देना है कि इसमें कहीं भी गैप ना रहे। इसे हमें थोड़ा सा टाइट ही रोल करना है। अब हम छुरी की सहायता से इसके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। कि एक पीस को लेंगे और इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रखते हुए हल्का सा प्रेस कर देंगे। बाउल में मैंने सारे लोई बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये लगभग 20 से 25 पीसेस है। तो अब हम सबसे पहले तेल को गर्म करने रखते हैं और इसे बिल्कुल पूरी की तरह हम बेलेंगे। यहाँ पे भी एक ही बात का आपको ध्यान देना है, ये जितनी पतली होगी उतनी ही ये खस्ता और करारी बनेगी। अगेन इसके ऊपर हल्का सा साटा लगाएंगे। इसे इस तरह से हाफ मून में फोल्ड करेंगे। एक साइड में फिर से थोड़ा सा साटा लगाकर फिर से दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इस तरह का ट्रायंगल शेप बना लेंगे। हल्का सा इसके ऊपर से बेलन चलाएंगे जिससे कि इसका शेप बिगड़े भी नहीं और ये एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पे मेरे पास कांटे का चम्मच है, तो इससे हम इस तरह से थोड़े से होल कर लेंगे जिससे कि ये तेल में जाते ही पूरी की तरह फूले नहीं। तो दोनों तरफ से हम इस तरह से इसे पोक कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए तेल जो है मीडियम हॉट चाहिए। आंच को जो है हम लो टू मीडियम के बीच रखेंगे और एक एक करके हम इन नमक पारे को तेल में छोड़ते जाएंगे। एक साथ आपके कढ़ाई में जितने आए आप उतने छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये पकेंगे वैसे वैसे ये ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, यानी कि तेल में तैरने लगेंगे। दोनों तरफ से इसे अच्छे से घुमाते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो परत है तेल में आपको अलग अलग होती हुई नजर आ रही है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर भी इसके ऊपर आ चुका है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सारा निकल जाए। तो यहाँ पे हमारे परत वाले नमक पारे बनकर बिल्कुल रेडी है। खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही क्रिस्पी है। आप इसके अंदर से इनकी परत देख सकते हैं। इन्हें हमने होल किया था यानी कि पोक किया था, जिसकी वजह से ये पूरी की तरह फूले भी नहीं है, एकदम खस्ता और करारे भी है। मैं आपको तोड़कर बताती हूँ, है ना बहुत ही क्रिस्पी। एक बार ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए उसके बाद ही हम इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भरकर 6 महीने तक इसका मज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 1.5 कप चीनी ऐड करेंगे। ये 1 कप और ये आधा कप, और इसी में हम 3/4 कप पानी डालेंगे। आंच को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने हाई फ्लेम पे रखा था तो आप देख सकते हैं कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट भी हो गई है और पानी में अच्छा सा उबाल भी आ गया है। तो इस चीनी को जो है हमें और अच्छे से पका कर लेना है, क्योंकि जो हम सिरप बना रहे हैं उसे हमें एक तार वाली सिरप बनानी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा उबाल तो आ गया, हल्की गाढ़ी भी हो गई चाशनी, और ये देखिए इसमें एक तार बन रहा है। तो इतना ही हमें बनाना है, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। तो अब हम आंच को जो है एकदम धीमा कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पिंक कलर का फूड कलर है, तो इसी चाशनी में इसके मैं 2 से 3 ड्रॉप डालूंगी। आप यहाँ पे कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है, और अगर आपको फूड कलर के बिना भी इसे बनाना है तब भी आप इसे बना सकते हैं। और इसी में हम आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर भी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है, वरना ये काफी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जो कि मैं यहाँ पे 200 ग्राम इस्तेमाल करी हूँ। तो 200 ग्राम कोकोनट के लिए हमने 1.5 कप चीनी और 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया था। इस रेशियो को आप ध्यान में रखें, तभी आपकी जो मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। आप चाहो तो यहाँ पे गीले नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गीले नारियल को आप अच्छे से ग्रेट करके फिर इस्तेमाल करें।
अब इसका फ्लेवर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप दूध का पाउडर यानी कि मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का यहाँ पे मिल्क पाउडर ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, 10 रुपए का पैकेट भी आता है। और इसी के साथ मैं 3 से 4 बूंदे वेनिला एसेंस के भी डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि गैस को अभी तक मैंने ऑफ ही रखा, ये देखिए, और बिना गैस जलाए यानी कि गैस को ऑफ करके ही इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे थोड़ा और रिच बनाने के लिए मैं इसमें दूध की मलाई का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये मैं पहले 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे कि अभी भी गैस को मैंने ऑफ ही रखा, ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसमें मैं और 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, तो टोटल यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये सारी चीजें नारियल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसे और थोड़ा सा भून लेंगे। और ध्यान रहे कि आंच को हमें धीमा ही रखना है। हार्डली मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाया है, वो भी धीमी आंच पे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह का ट्रे लिया है, तो इसे सबसे पहले घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाए। अब जो हमारा सारा मिक्सचर है गर्मा गर्म, इसे हम इसमें डालेंगे और इस तरह से अच्छे से इसे प्रेस करते हुए, अच्छे से इसे टाइटली प्रेस करते हुए इसे स्प्रेड करेंगे और ऊपर की जो सतह है ना उसे एकदम चिकनी कर देंगे। काफी गर्म है तो इसे इसी तरह से ठंडा होने देना है। फैन के नीचे नहीं रखिएगा या फिर फ्रिज में भी नहीं रखिएगा, वरना बहुत ज्यादा कड़क हो जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर से थोड़ा सा चांदी का वखार लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसी तरह से डायरेक्ट भी इसे कट करके ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी, झटपट और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। आप इसे इस तरह से बनाकर 3 से 4 हफ्ते के लिए बिल्कुल भी आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए मुंह में पानी आ गया ना, एकदम टेम्पटिंग लग रहा है ना। एक बार बना लीजिए, फ्रिज में स्टोर नहीं भी करोगे तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है। एकदम मार्केट में जैसी नारियल की बर्फी मिलती है ना, बिल्कुल वैसे लग रही है। ना तो ज्यादा कड़क है ना तो ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया। ये देखिए, और मुंह में जाते ही ना घुलने वाली मिठाई है। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। जैसे घी हमारा मेल्ट हो जाए और हल्का गर्म हो जाए, हम इसमें 1 कप सूजी यानी कि रवा डालेंगे। इसे हमें घी के साथ अच्छे से रोस्ट करके लेना है, यानी कि भून कर लेना है, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए और इसका जो शेल्फ लाइफ है वो भी लंबा रहे। जब तक सूजी हमारी यहाँ पे भून रही है, मैं यहाँ पे दूसरी आंच पे पानी गर्म करने रख देती हूँ। तो यहाँ पे हम 1 कप सूजी के लिए हमें 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो पानी को जो है अच्छे से बॉईल करके लेना है। पानी यहाँ पे जब तक बॉईल हो रहा है, चलिए सूजी चेक कर लेते हैं, वरना सूजी जो है कहीं जल ना जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि सूजी जो है हल्की हल्की भून चुकी है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब बादाम का छुरा डाल रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम 2 बड़े चम्मच के करीब डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है और भी बढ़िया आएगा। अब इन्हें भी हम सूजी के साथ 5 मिनट के लिए इसी तरह लगातार चलाते हुए भुनेंगे। और साइड में जो हमने पानी गर्म करने रखा था उसमें भी आप देख सकते हैं कि बॉईल आ चुका है, यानी कि उबाल आ चुका है। तो गैस को अब हम ऑफ कर देते हैं। तो ये जो उबला हुआ पानी है इसे हम डायरेक्ट सूजी में डालेंगे। तो ये सारा का सारा जो पानी हमने 2 कप गर्म करके रखा है वो पूरा इसमें डालेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे अभी तक आंच को जो है मैंने धीमा ही रखा है, कहीं भी आंच को हमें तेज नहीं करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो ऑलमोस्ट ड्राई होने लगा है, पानी सारा सूख चुका है। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी, साथ में फ्लेवर भी बढ़ेगा। तो मीठेपन के लिए यहाँ पे मैं 3/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम 1/3 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो मिल्क पाउडर से इसका जो रिचनेस है काफी बढ़ जाता है। नॉर्मली जो मिठाई में जो टेस्ट होता है वो पूरा इसमें आ जाएगा। अभी तक ये बिल्कुल सूजी सूजी की तरह लग रहा था। इसे तब तक हम मिक्स करेंगे जब तक ये सारा मिक्सचर जो है बिल्कुल एक डो की तरह ना बन जाए और पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ ना दे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये बिल्कुल डो की तरह इसका टेक्सचर हो गया है और ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है और ये थिक भी हो गया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे लगभग 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि हम धीमी आंच पे इसे कर रहे हैं। धीमी आंच पे आप करोगे उतना ही आपका जो रिजल्ट है परफेक्ट आएगा और बढ़िया बनेगी आपकी मिठाई। अब ना हम इसके 2 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का ट्रे लिया है। तो सबसे पहले इसे हल्का सा घी लगाकर हम ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाए। आप चाहो तो इसे कोई भी थाली में भी सेट कर सकते हैं।
तो इसमें से जो एक हिस्सा है इसे हमें सबसे पहले सेट करने के लिए रखना है। तो ये पूरा हम इस मोल्ड में निकाल लेते हैं और फटाफट चम्मच से इसे इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं। देखिए कितने आसानी से और कितने स्मूथली ये अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। ये देखिए इसे एकदम मैंने चिकना कर दिया है। अभी ये काफ़ी गर्म है, इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। दूसरे पार्ट में मैं यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे अपने पसंद अनुसार कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा येलोइश कलर इसको आ गया है। तो इससे ज़्यादा इसे आप मिक्स नहीं करना है। गैस को ऑफ कर देते हैं। इसे हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और अच्छे से दबाते हुए, अच्छे से प्रेस करते हुए इसे भी इवनली स्प्रेड करेंगे, जिससे कि ये जो नीचे वाला पार्ट है व्हाइट पार्ट, उसके साथ ये अच्छे से चिपक जाना चाहिए। ये काफ़ी गर्म है तो इसे इसी तरह से हम छोड़ देंगे किचन काउंटर पे। लगभग इसे ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि परफेक्टली सेट हो चुका है, बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है और अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तो चलिए अब डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर प्लेट रखती हूँ, इसे पलट देती हूँ, हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए कितने आसानी से ये डीमोल्ड हो गया है। सीधा कर लेते हैं। ऊपर मैंने येलो पार्ट रखा है और नीचे मैंने व्हाइट पार्ट रखा है। एकदम परफेक्टली बना हुआ है। इसे थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे चांदी का वखर है, तो मैं इसे इस तरह से हल्का सा लगा रही हूँ। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप इसे इस तरह से बनाकर 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल भी टेस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। वाओ, कितनी अमेजिंग लग रही है ना। और देखने में जितना खूबसूरत है ना, उससे कई ज्यादा खाने में टेस्टी है। इसमें हम 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी यानी कि रवा डालेंगे। उबले हुए आलू को कद्दूकस करके लिया है। ये मेजरमेंट के हिसाब से आधा कप है। फ्लेवर के लिए हम इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। साथ ही में 1 छोटा चम्मच मेरे पास कसूरी मेथी है, तो इसे हम हाथों से मसल कर डालेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और भी निखर के आएगा। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप चाहो तो यहाँ पे अजवाइन या फिर धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और इसे खस्ता बनाने के लिए हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इसे कद्दूकस करके इसलिए लिया है क्योंकि इसे गूंदते समय परेशानी ना हो। अगर आपने इसे मैश करके लिया तो इसमें गुठलियाँ रहेगी, जिससे कि इसे गूंदने में और बेलने में प्रॉब्लम होगी। आटे को गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सख्त आटा गूंद लेंगे। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद कर रेडी है और इसमें मुझे आधे कप से भी थोड़ा कम पानी लगा है। अब हम इसे ढक देंगे और किचन काउंटर पे 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। आटे ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है, तो अब हम इसे फिर से गूंद लेते हैं और हल्का सा चिकना कर लेते हैं। अब हम इसके 2 समान हिस्से कर लेंगे। एक आटे को हम ढककर रखेंगे, जिससे कि आटा जो है वो ड्राई ना हो, और दूसरे आटे को लेकर उसकी कच्ची सी लोई बना देते हैं। सूखा आटा लेंगे और बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बेलना है। मैं इसे किचन सरफेस पे बेल रही हूँ क्योंकि हमें एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। मेक श्योर कि आपका जो किचन सरफेस है वो क्लीन हो। आप चाहो तो आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर उसकी पूरियाँ भी बेल के ले सकते हैं, बट इस तरह से करने से आपका टाइम भी बचता है और काम भी जल्दी होता है। ये देखिए इस तरह की हमें एकदम पतली रोटी बेलनी है। इसे कट करने के लिए मैंने इस तरह की स्टील की कटोरी ली है, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल पूरियों को जैसे कट करके लेते हैं उसी तरह से हमें इसे इस तरह से कट करके लेना है। देखिए एकदम कितनी पतली सी पपड़ी हमने रेडी कर ली है। तो अब हम करेंगे कि इसे इस तरह से कांटे की चम्मच से होल करेंगे, जिससे कि ये तेल में जाकर पूरी की तरह फूले नहीं, क्योंकि हम इसकी पपड़ियाँ बना रहे हैं तो वो हमें क्रिस्पी चाहिए, इसलिए इस तरह के होल मारने बहुत ही ज़रूरी है। तो तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। आँच को जो है हम लो फ्लेम पे करेंगे और एक साथ जितनी पूरी आपके कढ़ाई में आए उतनी पूरियों को हम इसमें डालते जाएंगे। जैसे जैसे ये पकने लगेंगी वैसे वैसे ये तेल में ऊपर फ्लोट करने लगेगी। इसे 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही धीमी आंच पे पकने देंगे। आंच को जो है हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे और फिर हम इसे अलटते पलटते दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए पपड़ी के ऊपर परफेक्टली कलर आ चुका है
और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। तो चले अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।